हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण के जो आपके अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो क्लास में हमने अध्याय 1 के प्रश्न के उत्तर देखे थे और आज की वीडियो क्लास में हम अध्याय 2 के प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखेंगे, पहले उत्तर डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे जीवों के वर्गीकरण की निम्नलिखित 3 पद्धतियां हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? जीवों के वर्गीकरण की निम्नलिखित 3 पद्धतियां हैं। पहला है आपका प्राकृतिक पद्धति, दूसरा है कृत्रिम पद्धति और तीसरा है जातिवृत्तीय पद्धति। ठीक है, फिर इसमें आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम। ठीक, जो प्राकृतिक पद्धति थी वो अनेक जो तुलनात्मक लक्षण थे उन पे आधारित थी। ठीक है, जो एक दूसरे से मिलते हुए लक्षण थे उन पे प्राकृतिक पद्धति आधारित थी। तो हम इसमें लिखेंगे प्राकृतिक पद्धति में यह पद्धति अनेक लक्षणों जैसे प्राकृतिक संरचना, कार्यकी स्वभाव, कार्यकी स्वभाव, व्यवहार तथा परिवर्धन के तुलनात्मक वर्गीकरण पर आधारित है। इस पद्धति में कुछ प्रमुख संरचनात्मक लक्षणों को समानता एवं विषमता के आधार पर जीवों को सर्वप्रथम प्रमुख समूहों में तत्पश्चात बारंबार विभाजित करके छोटे छोटे वर्गों में रखते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पद्धति यहीं पे बस हम इतना ही लिखेंगे। तो प्राकृतिक पद्धति हमारी किस में आधारित थी? अनेक तुलनात्मक लक्षणों में। ठीक है, वो तुलनात्मक लक्षण क्या थे? जैसे प्राकृतिक संरचना, मतलब उनकी क्या बनावट है, उनके कार्य के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर। ठीक है, उन्हें अलग अलग वर्गों में या उन्हें एक ही वर्गों में रखा गया। ठीक है, अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक, तो कृत्रिम पद्धति 1 या 2 बाह्य लक्षणों पर आधारित थी। ठीक है, इसमें किसी भी जीव के 1 या 2 जो बाहरी लक्षण है उन पे ये आधारित थी। क्या, कौन सी पद्धति? कृत्रिम पद्धति। तो आपने हेडिंग डाल ली है, उसमें लिखिए। ठीक है, आपने हेडिंग लिख ली है तो उसमें आप लिखिए इस पद्धति में जीवों को अनेक उनके इस पद्धति में जीवों को उनके 1 या 2 या कुछ अन्य बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, कृत्रिम पद्धति के अनुसार निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, जैसे जीवन अवधि। ठीक, की जीवन अवधि के आधार पर जैसे कि कोई भी पादप 1 वर्षीय है, 2 वर्षीय है, बहुवर्षीय है। ठीक है, आवास के आधार पर जंतु जलीय है कि स्थलीय है, कि जल और स्थल दोनों में रहता है। आकृति के आधार पर पादप शाक, झाड़ी तथा वृक्ष में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो कृत्रिम पद्धति में लिखेंगे, आपको मैंने बोल दिया था वहां तक लिखिए। कृत्रिम पद्धति के अनुसार निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया, जैसे जीवन अवधि, आवास, आकृति व आकार के आधार पर। ठीक है, तीसरी हेडिंग डालेंगे हम जातिवृत्तीय पद्धति, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इसमें लिखेंगे आनुवंशिक, जननिक तथा विकासीय गुणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण जातिवृत्तीय वर्गीकरण कहलाता है। किसी भी जीव जाति के विकासीय क्रम को जातिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही। तो आपका प्रश्न 1 खत्म हो गया। ठीक है, तो वर्गीकरण की कितनी पद्धतियां हैं? 3 पद्धतियां हैं। प्राकृतिक पद्धति जो तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित थी, कृत्रिम पद्धति जो 1 या 2 बाह्य लक्षणों पर आधारित थी। ये बाह्य लक्षण कौन से थे? जैसे जीवन अवधि, वो 1 साल के हैं, 2 साल के वृक्ष है, 3 साल के पादप है। ठीक है, आवास
वो कहाँ रहते हैं जंतु, स्थल में रहते हैं कि जल में रहते हैं कि दोनों में रहते हैं। आकृति के व आकार के आधार पर, ठीक है। पादप शाक है, मतलब छोटे छोटे पौधे हैं कि झाड़ी थोड़ी उससे बड़े और छोटे साइज के पौधे हैं, या बहुत बड़े वृक्ष टाइप बड़े पौधे हैं, ठीक है। तीसरा था हमारा जाति वृत्ति पद्धति, किसी भी जाति को उनके विकासीय क्रम पर आधारित है, ठीक। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था इसके बारे में, परपोषी के बारे में और आद्य बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, तो उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग डाल लेंगे परपोषी बैक्टीरिया, ठीक है। परपोषी बैक्टीरिया हम किसे कहेंगे, इसमें लिखेंगे कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परपोषी बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, परपोषी बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। परपोषी बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही बनाने, एंटीबायोटिक के उत्पादन में तथा एक राइजोबियम नामक जीवाणु जो दलहनी पौधों के जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है, ठीक है। ये हमारे कहते हो गया परपोषी बैक्टीरिया। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम आद्य बैक्टीरिया, ठीक है। आद्य बैक्टीरिया ये पुराने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में पाए जाते हैं, ठीक है। आद्य बैक्टीरिया का उपयोग गोबर गैस के निर्माण में तथा खानों में, मतलब जो माइंस होते हैं, जो हमारी खान होती है, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, डायटम्स की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। डायटम्स हमने पढ़ा है, ठीक। तो लिखेंगे डायटम्स में, आंसर में लिखेंगे हम, डायटम्स की कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है। कोशिका भित्ति दो भागों में विभाजित होती है, ठीक है। हमने इसका फिगर भी देखा था। इसकी कोशिका भित्ति दो भागों में विभाजित होती है, ऊपर की एपिथिका तथा नीचे की हाइपोथिका कहलाती है। ये दोनों जैसे साबूदाने की तरह लगे होते हैं। डायटम की कोशिका भित्ति एकत्र होकर, ठीक है, डायटोमीसियस अर्थ बनाते हैं, ठीक है। डायटम्स में हमने पढ़ा था, अगर आप उसको भी लिखेंगे तो वो भी सही है, अगर जो मैंने अभी बोला वो भी लिखेंगे तो इसके आंसर में वो भी सही है, ठीक है। क्योंकि डायटम्स के बारे में हमें लिखना है और डायटम्स के बारे में हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारा शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे रेड टाइड्स क्या दर्शाती हैं, ठीक है। तो हम पहले हेडिंग इसमें डालेंगे शैवाल पुष्पन, ठीक है। शैवालों की प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि शैवाल पुष्पन कहलाता है, ठीक है। हम शैवाल पुष्पन किसको कहते हैं, शैवालों की प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि शैवाल पुष्पन कहलाती है, ठीक है। यह मुख्य रूप से नीले हरे शैवालों द्वारा होती है, ठीक। ये मुख्य रूप से नीले हरे शैवालों द्वारा होती है। अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे लाल तरंगे रेड टाइड्स, ठीक है, जिसे हम लाल ज्वर भी कहते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजलेट जैसे गोनोलेक्स की तीव्र गुणन के कारण समुद्र के जल का जो जल है वो लाल होने लगता है, मतलब एक लाल थक्के की तरह दिखाई देता है। इसी को हम लोग लाल तरंगिया रेड टाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, डाइनोफ्लैजलेट जैसे गोनोलेक्स के तीव्र गुणन से समुद्र के जल का रंग लाल दिखाई देने लगता है, इसी को हम लाल तरंगिया रेड टाइड्स कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5 है, वायरस से वायराइड्स कैसे भिन्न होते हैं, ठीक। तो वायरस से वायराइड्स निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। तो हम उत्तर में लिखेंगे, लाइन बीच से खींचेंगे, एक तरफ वायरस लिखेंगे, दूसरी तरफ वायराइड्स लिखेंगे, ठीक है। पहला हम लिखेंगे वायरस की तरफ, लिखेंगे ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। वायरस की तरफ पहला हम लिखेंगे यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। अब हम वायराइड्स की तरफ पहला लिखेंगे यह आरएनए का बना होता है, ठीक है।
अभी हमने वायरस और वायराइड्स के बारे में पढ़ाई था, सूक्ष्म जीव में, ठीक, आप उसको भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें वायरस की तरफ दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए हो सकता है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। वायराइड की तरफ से लिखेंगे, इसमें केवल आरएनए पाया जाता है, ठीक है। वायराइड्स में लिखेंगे, इसमें केवल आरएनए पाया जाता है। वायरस की तरफ लिखेंगे, इसका आकार बड़ा होता है, ठीक है, इसका आकार बड़ा होता है। वायराइड्स की तरफ लिखेंगे, इसका आकार छोटा होता है, ठीक। चौथा नंबर वायरस की तरफ लिखेंगे, वायरस सभी जीवों को संक्रमित कर सकते हैं। वायराइड्स की तरफ लिखेंगे, वायराइड्स केवल पौधों को संक्रमित करते हैं, ठीक। और इसमें वायरस की तरफ हम पांचवा पॉइंट लिखेंगे, प्रोटीन का कवच, ठीक है, प्रोटीन का कवच पाया जाता है। वायरस में लिखेंगे कि वायरस में प्रोटीन का कवच पाया जाता है। वायराइड्स की तरफ लिखेंगे कि इसमें प्रोटीन का कवच नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये आपका वायरस और वायराइड्स के बीच में अंतर हो गया। अब हम अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं नहीं लिखूंगी, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे, क्योंकि ये मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे से इसको समझाया है, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्योंकि जो चैप्टर के क्वेश्चंस वही रहते हैं जो हम पढ़ते हैं, जो हमने सब कहते हैं चैप्टर के उसमें पढ़ रखा होता है, जो चैप्टर्स की हेडिंग उसमें पढ़ रखा होता है। तो और तो मैंने बता दिया, लेकिन ये आंसर बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप इसको खुद करेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि मैम ने क्या किया है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको हेडिंग बता देती हूँ, उनके बारे में आपको लिखना है बस, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ क्या है, वो प्रोटिस्टा जो जगत है उसको 5 समूहों में बांटा गया था, है ना। कौन कौन से? क्राइसोफ्राइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआंस में, ठीक है। प्रोटोजोआ को जो उसका 5वां जो भाग है प्रोटोजोआ, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआंस। तो इसको 4 भागों में फिर बांटा गया था। कौन कौन से? अमीबॉइड प्रोटोजोआंस, फ्लैजेलेट प्रोटोजोआंस, ठीक है, सेलिएट प्रोटोजोआंस और लास्ट में हमारा क्या था, स्पोरोजोआंस, ठीक है। तो आपको इन्हीं के बारे में लिखना है, इन्हीं चारों के बारे में लिखना है, अमीबॉइड के बारे में, फ्लैजेलेट के बारे में, ठीक है, सिलिएटेड के बारे में और स्पोरोजोआंस के बारे में। इनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से वीडियो क्लास में बताया है। तो ये आंसर आपका एक तरह से होमवर्क मान लीजिए, इसका आंसर आप खुद लिखिएगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। पादप स्वपोषी है, क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषी हैं, ठीक, ठीक है। तो इसमें आंसर में लिखेंगे कीट भक्षी पौधे, ठीक है, कीट भक्षी पौधे जैसे यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, कीट भक्षी पौधे ये आंशिक रूप से परपोषी होते हैं, ठीक है। ये इन पौधों में, कीट भक्षी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, परंतु नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, परंतु ये नाइट्रोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अगर इन पे कोई कीट आकर बैठ जाता है तो उसको ये खा लेते हैं और उसके बाद जो उसमें उपस्थित नाइट्रोजन होता है उसको चूस लेते हैं और उसके बाद उसका कीट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हम आंसर में क्या लिखेंगे, कीट भक्षी पौधे जैसे यूट्रिकुलेरिया ऐसे पौधे हैं जो आंशिक रूप से परपोषी होते हैं या परजीवी होते हैं, ठीक है, परपोषी होते हैं। ये नाइट्रोजन के लिए कीटों पर निर्भर हो रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की बहुत ही कमी होती है। तो नाइट्रोजन के लिए ये कीटों को खाते हैं, उनसे नाइट्रोजन को चूस लेते हैं और उसके बाद नाइट्रोजन कीटों को बाहर निकाल देते हैं,
इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये कहते हैं प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, पर नाइट्रोजन के लिए ये परपोषी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 8, सेवलॉन्स तथा कवकांश शब्दों में क्या पता चल लगता है। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सेवलांस तथा कवकांश कहाँ पाए जाते हैं, तो ये लाइकेन। ठीक है, लाइकेन कहते हैं किसका सहजीवन है, सेवॉल और कवक का। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि मुझे लिखवाना पड़ेगा कि आप खुद ही लिख लेंगे। चलिए मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे कि लाइकेन सेवॉल तथा कवकांश का सहजीवन है। ठीक है, जिसमें सेवॉल के भाग को हम सेवलांस कहते हैं और कवक के जो भाग को हम कवकांश कहते हैं। ठीक है, कवक का कार्य होता है भूमि से खाद्य पदार्थ तथा जल को अवशोषित करना और शैवाल का कार्य होता है उस खाद्य पदार्थ तथा जल से भोजन का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन का निर्माण करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 9 है हमारा, कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। पहला है पोषण विधि और दूसरा है जनन की विधि द्वारा। ठीक है, तो कवक को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है, इसको भी हमने पढ़ा ही है। ठीक है, तो कहते भी हमने लास्ट वीडियो क्लास के पहले जब हमारा चैप्टर खत्म हुआ था उसी वीडियो क्लास में हमने इसके लक्षण के बारे में पढ़ा था। तो कवकों को 4 भागों में वर्गों में बांटा गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटोरोमाइसिटीज में। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग डालेंगे फाइकोमाइसिटीज, फिर उसमें हेडिंग डालेंगे पोषण की विधि। तो फाइकोमाइसिटीज में के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं या पूर्ण परजीवी होते हैं। ठीक है, जनन की विधि में डालेंगे, इनमें अलैंगिक जनन जो स्पोर या अचल बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, ठीक, दूसरी हेडिंग डालेंगे हम एस्कोमाइसिटीज, फिर हेडिंग डालेंगे पोषण विधि। इसमें पोषण विधि मृतोपजीवी, इसमें किस प्रकार के जीव आते हैं, जो मृतोपजीवी परजीवी। ठीक है, दोनों प्रकार के जो इसके जीव हैं उनके पोषण विधि क्या है, ये मृतोपजीवी भी होते हैं और परजीवी होते हैं। जनन विधि डालेंगे, इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। लैंगिक जनन एसाई के अंदर बनने वाले एस्कोस्पोर द्वारा होता है। ठीक, तीसरी हेडिंग डालेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें लिखेंगे कि इसमें पोषण विधि मृतोपजीवी या परजीवी होती है। ठीक, जनन विधि, इसमें अलैंगिक जनन स्पोर नहीं बनते, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, चौथी हेडिंग डालेंगे ड्यूटोरोमाइसिटीज, इसमें लिखेंगे इस वर्ग के जीव मृतोपजीवी परजीवी होते हैं और इनमें अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पाया जाता है और यह कोनिडिया द्वारा होता है। ठीक है, लैंगिक जनन इनमें नहीं होता। ठीक, तो ये आपका प्रश्न 9 भी हो गया। प्रश्न 10 है, यूग्लिनॉइड की विशिष्ट चारित्रिक कौन कौन से हैं, चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो यूग्लिनॉइड के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, ये जो हमारा जो प्रोटिस्टा जगत है इसका ये तीसरा भाग था यूग्लिनॉइड, लेकिन हम लिख लेते हैं यूग्लिनॉइड के लक्षण। तो उत्तर में लिखेंगे हम यूग्लिनॉइड के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला, ये अधिकांश स्वच्छ स्थिर जल में पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तीसरा, कोशिका भित्ति के स्थान पर रचनात्मक प्रोटीन युक्त लचीला आवरण पेलिकल पाया जाता है। चौथा, इनमें 2 कसाब होते हैं, एक छोटा और दूसरा बड़ा कसाब। ठीक, पांचवा, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। छठा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा
भोजन निर्माण कर लेते हैं और प्रकाश के अभाव में ये जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं, अर्थात ये क्या है, परपोषी हैं। ठीक है, तो जो हमारी युग्लोनाइड है, यानी इसका जो उदाहरण क्या था, युग्लिना। तो युग्लोनाइड क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जब इन्हें प्रकाश नहीं मिलता है तो यह परपोषी हो जाते हैं। इसका जो उदाहरण क्या है वो युग्लिना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न 11 की तरफ। संरचना तथा आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम भी लिखिए। अभी हमने लास्ट वीडियो क्लास में ये पढ़ा था वायरस के बारे में। ठीक है, तो अगर आप इसे भी खुद लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो लिख लीजिएगा। और मैंने आपको वायरस से होने वाले जो रोग हैं उसको भी बताया था। तो ये भी प्रश्न 11 भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आपको 2 प्रश्न आपको खुद करने हैं। एक आपको क्वेश्चन नंबर 6 खुद को करना है और सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, ये क्वेश्चंस आप दोनों करिएगा और जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर लेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में डन लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपनी कक्षा में इस शीर्षक क्या वायरस सजीव हैं अथवा निर्जीव पर चर्चा करें। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे वायरस की खोज सर्वप्रथम इवानोव्स्की ने की थी। ठीक है, वायरस एक मृत की तरह पड़ा रहता है। ठीक है, जब तक इसे कोई सजीव कोशिका नहीं मिलती है तब तक यह मृत की तरह पड़ा रहता है और जैसे ही यह सजीव किसी भी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है तो यह गुणन करने लगता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि वायरस सजीव है और निर्जीव भी है, क्योंकि जब तक इसे कोई सजीव कोशिका नहीं मिलती तब तक यह निर्जीव है और जैसे ही यह किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आ जाता है तो यह तुरंत एक्टिव हो जाता है और गुणन करने लगता है। तब यह सजीव की भांति जीवन यापन करने लगता है। इसलिए वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बस यहीं तक लिखना है क्यों मानते हैं, क्योंकि जब तक उसे कोई सजीव कोशिका नहीं मिलती तो वह मृत की तरह पड़ा रहता है, यानी निर्जीव की तरह पड़ा रहता है और कई साल, इसलिए कई वर्षों तक मरता नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसे कोई सजीव कोशिका इसके संपर्क में आती है तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और गुणन करना शुरू कर देता है, मतलब एक सजीव की तरह जीवन यापन करने लगता है। ठीक, तो ये आपका प्रश्न 12 भी कंप्लीट हो गया। हमने सारे प्रश्न देख लिए हैं आपके अध्याय 2 के। ठीक है, आपका जो 2 होमवर्क है उसे कंप्लीट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, वीडियो क्लास आपको कितने समझ में आ रहा है। जब ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डन जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो क्लास होगी अध्याय 3 हम अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अध्याय 1 के भी क्वेश्चंस देख लिए, अध्याय 2 के भी क्वेश्चंस के आंसर देख लिए। अब हमारा अध्याय 3 स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।